नमस्कार दोस्तों। अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा उसने कहा था, जो कहानी है वो संपूर्ण कहानी लेकर के, यानी आज की कक्षा में उसने कहा था कहानी को पूरी पढ़ने वाले हैं। और बात करें इनके लेखक की, तो इनका लेखक परिचय मैंने पहले अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो वहां जाकर के आप चंद्रधर शर्मा गुलेरी का संपूर्ण जीवन परिचय और उनकी रचनाओं को पढ़ सकते हैं। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये कहानी की शुरुआत। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगाए। यानी जिन जिन बड़े शहरों में ये इक्के वाले गाड़ी वाले चलते हैं और उनकी जबान से अगर किसी को ठेस पहुंची हो, तो वे अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली सुने। और उनकी बोली इतनी प्यारी और इतनी अच्छी होती है कि वह आपके जो ठेस पहुंची जिन इक्के वालों की बोली से, तो वहाँ पर मरहम का कार्य करेगी। तो मित्रों, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन की बोली को मरहम की तरह कहा गया है, तो बम्बू काट वालों की बात करें अब आगे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ पर चाबुक धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, तो कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर भी तरस खाते हैं, और कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरे को चींग कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं, और संसार भर की गलानी, निराशा और क्षोभ अवतार बने नाक की सिद्ध चले जाते हैं। तब वे अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्ढी वालों के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बाछा, कहते हुए सफ़ेद फेंटो खच्चरों और बतकों, गन्ने और खोमचों और भारे वालों के जंगल में से खेते हैं। यानी जो अमृतसर के जो बम्बू काट वाले हैं, उनकी भाषा के जो शब्द होंगे, हटो भाई जी, बच्चों खालसा जी, ठहरना भाई जी, इस प्रकार के शब्द बोलते हुए वो तंग गलियों से अपने बम्बू काटों को, यानी अपने जो रथ वगैरह जो भी है उनको निकालते हुए नजर आएंगे। क्या मजाल की जी और साब के बिना सुने किसी को हटना पड़े। यानी जी और साब तो उनकी बोली के ये प्रमुख एक शब्द ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं पर ये सुनाई दे ही जाएंगे। ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह जमीन पर मार करती हुई मालूम होती है। अब हम पढ़े आगे कहानी को। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं। यानी जैसे वो चल रहे हैं और अगर कोई बुढ़िया अगर उनके सामने आ जाए, तो वो उसे हटाने के लिए तो कौन से शब्दों का प्रयोग करते हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्य वाली है, तू पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। यानी वो इस प्रकार की बातें कहकर उसके ऊपर व्यंग्य करते हैं कि तुम्हारे सामने बहुत लंबी उम्र है, तू पुत्रों को प्यारी है, तो क्यों मेरे बम्बू काट के नीचे आना चाहती है। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच से होकर एक लड़का और एक लड़की। मित्रों, अब यहाँ से ये कहानी की शुरुआत होती है कि एक लड़का और लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और
ढीले सूतने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। यानी उनके बाल और उनके जो कपड़े हैं उन्हें देखने से मालूम होता है कि वो लड़का और लड़की जो दुकान पर मिले वो देखने में सिख मालूम होते हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। तो मित्रों, प्रश्न यहाँ से बनेगा कि लड़का दुकान पर क्या लेने आया था। तो इसका सही उत्तर होगा मामा के केस धोने के लिए दही। और यह यानी लड़की रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। तो ये दोनों बातें आप याद रखिएगा। दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा था जो शेर भर गिले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। अब लड़का और लड़की के बीच में यहीं से बात शुरू होती है। लड़का लड़की से पूछता है कि तेरे घर कहाँ है। यानी सबसे पहले लड़के ने पूछा कि तेरा घर कहाँ है। तो लड़की ने जवाब दिया मगरे में। और लड़की पूछती है तेरे घर। तो लड़का कहता है मांझे में। यहाँ कहाँ रहती हो। फिर लड़का पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो। तो इसका फिर लड़की जवाब देती है कि अत्तर सिंह की बैठक में। तो मित्रों, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि लड़की के मामा का नाम क्या था। अत्तर सिंह। वे मेरे मामा होते हैं। लड़की ने यह कहा कि जो अत्तर सिंह की बैठक है मैं वहाँ रहती हूँ, वो मेरे मामा हैं। और अब लड़का कहता है कि मैं भी मामा के यहाँ आया हुआ हूँ। तो आपको इन दोनों की बातों से स्पष्ट हो गया कि लड़का भी अपने मामा के यहाँ आया हुआ है और लड़की भी अपने मामा के यहाँ पर आई हुई है। और लड़के का मामा का जो घर है वो कहाँ पर है, तो उनका घर गुरु बाजार में है। ये बात भी आप याद रखिएगा। अब पढ़े हम आगे। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा तेरी कुड़माई हो गई। यानी सामान लेने के कुछ देर बाद में दोनों साथ साथ चले और आगे जाने के बाद लड़का लड़की से पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। तो मित्रों, कुड़माई जो शब्द है इसको आप याद रखिएगा कि इसका अर्थ होता है सगाई। इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। यानी लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने केवल धत कहा। अब आगे कि दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल चलता रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा तेरी कुड़माई हो गई, यानी तुम्हारी सगाई हो गई। और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली। यानी जैसा लड़का सोच रहा था उसके विरुद्ध वो बोलती है कि हाँ हो गई। लड़के ने पूछा कि तुम्हारी कुड़माई हो गई। तो लड़की ने जवाब दिया कि हाँ हो गई। अब लड़का फिर पूछता है कि कब, यानी तुम्हारी कुड़माई कब हुई। तो लड़की जवाब देती कल। देखते नहीं ये रेशमी से कड़ा हुआ सालू। लड़के ने कहा कि मैंने जो ये सालू ओढ़ रखा है इसे देखते नहीं। और आगे की अब देखें कि लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने से नहाकर आई हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब जाकर के घर पहुंचा। तो एक तो ये याद रखिएगा कि लड़के ने वैष्णवी की उपाधि किससे टकराकर पाई थी, तो वैष्णवी से। और मित्रों, यहाँ पर कहानी का जो पहला भाग है वह पूरा होता है। अब हम पढ़े कहानी का जो दूसरा भाग है, यानी ये कहानी 5 भागों में है। अब इस कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है।
और सौ सौ गज धरती उछल पड़ती है। मित्रों, ये दूसरा जो भाग है, ये अब यानी जो लड़का था जिसका नाम है लैना सिंह, वह अब बहुत बड़ा हो चुका है और अब वो सेना में भर्ती है और वहाँ जाकर के जर्मनी के विरुद्ध वो यानी भारत ये इंग्लैंड सेना में जर्मनी के खिलाफ वो लड़ाई में गया हुआ है और वहाँ का वर्णन वो कर रहा है। तो अब देखो कहानी के आगे क्या होता है। इस गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कूहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम कोई बेईमानी मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। अब आगे की कहानी। लहना सिंह। मित्रों, अब आया है लड़के का नाम और 3 दिन है। 4 तो खंदक में बिता ही दिए। परसों रिलीफ आ जाएगी। फिर 7 दिन की छुट्टी अपने हाथों झटका करेंगे। पेट भर खाकर सो रहेंगे। फिर उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल का सा हरा सा घास, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। तो लैला सिंह कहता है कि अब 3 दिन और बचे हैं, 4 दिन हो गए और परसों यानी हमें रिलीफ मिल जाएगी। फिर 7 दिन की छुट्टियां होगी। छुट्टियों में हम फिर से अपने हाथों से झटका करेंगे, भरपेट खाना खाएंगे और अच्छी नींद लेंगे। और जो फिरंगी मैम है उसी के बाग में जाकर के हम सोते रहेंगे। और फिरंगी मैम भी ऐसी है कि हमारे लिए वह दूध वगैरह जितने भी खानी चीज़ें उन सबको वो वर्षा कर देती है। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यानी लैना सिंह कह रहा है कि अगर 4 दिन हो गए, 4 दिन तक आंख की पलक नहीं झपकी है, जिस प्रकार घोड़े को फेरा नहीं जाता तो वो बिगड़ने लगता है, उसी प्रकार सिपाही जब तक लड़ता नहीं है तो वो भी बिगड़ता है। मुझे तो हंसी संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कल्लों के घोड़े संगीन देखते मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में तिस तिस मन का गोला फेंकते हैं। यानी 30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया। 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया, नहीं तो मैं और भी आगे तक बढ़ जाता। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा। यानी ये कथन किसका है? नहीं तो क्या तुम सीधे बर्लिन पहुंच जाते? ये कथन है सूबेदार हजारा सिंह का। तो मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लैना सिंह बोला। अब लैना सिंह कहते हैं कि सूबेदार जी आपकी बात सही है, पर क्या करें, हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया है। सूर्य निकलता नहीं और खाई के दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से 7 सोते झर रहे हैं। सोते यानी झरने। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा, तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक के चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। आप इस वाली बात को अब याद रखिए कि पलटन का विदूषक यानी हंसी मजाक करने वाला। यानी जो पलटन है इसमें हंसी मजाक करने वाला कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा फिर वजीरा सिंह।
बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई से बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं प्यादा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। तो ये पंक्ति भी देकर के पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किसने कही कि मैं पादा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। तो इसका उत्तर होगा फिर वजीरा सिंह। इस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े और उदासी के बादल फट गए। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के तरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 दुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। लाडी होरा के को भी यहाँ बुला लोगे, या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी में, यानी फिर वो वजीरा सिंह कहते हैं कि मैं तो अपनी यहाँ पर ही अगर होगा तो जब सरकार से मैं 10 गुना ज़मीन यही मांग लूँगा। तो फिर लैना सिंह कहते हैं कि क्या वजीरा होरा को भी यहीं पर बुला लोगे, यानी होरा को भी यहीं बुला लोगे या फिर वही फिरंगी मैम के बगीचे में जो दूध पिलाती है वहीं रहोगे। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं समझ न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोध सिंह कैसा है? बोध सिंह मित्रों बोधा सिंह है ये, यानी हजारा सिंह के पुत्र का नाम है बोधा सिंह। अच्छा है। जैसे मैं जानता न हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो, उसके पैरे पर आप पहरा देते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम न मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, यानी ये लैना सिंह कह रहे हैं कि मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा, भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। तो मित्रों, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाए, लैना सिंह के भाई का नाम क्या था? कीरत सिंह। और जब उन्होंने कहा कि तुम भी है ना यहाँ ठीक से रहा करो, क्योंकि इतनी ठंडे यहाँ पर निमोनिया भी हो गया तो तुम्हें ढंग से दवाई भी नहीं मिलेगी, तो वो कहता है कि मेरी चिंता मत करो, मैं तो अगर मरूंगा तो मेरे घर पर मेरे द्वारा लगाया हुआ आंगन में जो आम का पेड़ है वहाँ पर मैं मरूंगा और मेरा जो मरते समय मेरा सिर मेरे भाई कीरत सिंह की गोद में होगा। अब आगे देखो, वजीरा सिंह की त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की लगाइए, मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर ते पिगोर न्यू जांदिए, कर लेना लोंगा दा बपार मड़िए, कर लेना नांदेड़ा सौदा अड़िए, ओए लाना चटाका कदुए नू, कै बनाया के मज़ेदार गोरिए, हूण लाना चटका कदुए नू। कौन जानता था कि दाड़िया वाले घरबारी सिख ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक का इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते हों। अब मित्रों, शुरू हुआ है कहानी का तीसरा भाग। दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह 2 कंबल और एक
बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लैना सिंह पैरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह करा रहा है, यानी बोधा सिंह पहले तो कहाँ सोया हुआ है, बिस्कुटों का जो टिन है उनके ऊपर वो सोया हुआ है। खुद की कंबल रजाई ओढ़ने के साथ साथ वो लैना सिंह की कंबल रजाई को भी वो उसने ओढ़ रखा है और लैना सिंह यहाँ पर पहरेदारी कर रहा है। तो उधर बोधा सिंह बीमारी से करा भी रहा है। क्यों बोधा भाई, क्या है? तो जवाब देता है कि पानी पिला दो। यानी जब वो कराता है तो लैना सिंह उससे पूछता है कि बोधा भाई क्या हुआ, क्या चाहिए? तो वो कहता है कि पानी पिला दो। लैना सिंह ने कटोरा उसके मुंह पर लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा सिंह बोला, कंपनी छूट रही है। कंपनी यानी कंपकपी या कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। फिर लैना सिंह कहता है कि आप मेरी जर्सी भी पहन लो। फिर बोधा सिंह कहता है, और तुम? मेरे पास सिगड़ी और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। यानी यहाँ पर भी लैना सिंह झूठ बोल देते हैं। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए सोए नहीं, मेरे लिए परेशान हो रहे हो। अब देखो आगे। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है। मैं गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? फिर बोधा सिंह ने कहा कि तुम क्या ये सच कह रहे हो और नहीं झूठ? यूँ कहकर नहीं करते बोधा सिंह तो उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता पहनकर पैरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, यानी उसने मेम की जर्सी की जो कथा है वो एक कहानी थी। यानी बोधा सिंह को मना करने के लिए उसने एक कहानी कही। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब, हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने आया। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूर्व कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जिहायद जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। यानी यहाँ पर जो नकली लपटन बनकर के आया, एक जर्मन है नकली लपटन साहब बनकर के आया है, वो कह रहा है कि तुम यहाँ केवल 10 आदमी छोड़ दो और तुम वहाँ खाई के नीचे जाओ, जहाँ पर 50 से ज़्यादा जर्मन दिहायत है, उनको तुम्हें उनका सामना करना है, जो हुक्म है। चुपचाप सब तैयार हो गया। बोधा सिंह की कंबल उतार कर चलने लगा। तब लैना सिंह ने उसे रोका। लैना सिंह आगे हुआ तो बोधा सिंह के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लैना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना नहीं चाहता। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब का लैना की सिगड़ी के पास में मुंह फेर कर खड़े हो गए, जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लैना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पीओ। अब देखो, यहाँ से सूबेदार को उधर खंदक की तरह भेज दिया गया है। अब यहाँ पर लैना सिंह है। लैना सिंह की तरफ जो नकली लपटन साहब आए थे उन्होंने सिगरेट निकाली और खुद पीने लगे, और लैना सिंह की ओर भी उन्होंने सिगरेट पीने की ओर इशारा किया। आंख मारते मारते लैना सिंह समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देख लिया, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब ने पट्टियों वाले बाल एक दिन ही कहाँ उड़ गए।
उनकी जगह कैदियों के कटे बाल कहाँ से आ गए। यानी जो लेफ्टन साहब थे उनके सिर में बाल नहीं थे, यहाँ पर जो नकली लेफ्टन साहब आया उनके सिर में बाल हैं, तो उनको देख कर कहा कि इनके बाल कैसे आ गए। अब देखो आगे कहानी कि शायद साहब शराब पिए हुए हों, उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया हो। लैना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। यानी लैना सिंह को पता है कि जो लेफ्टन साहब है वो 5 साल से इन्हीं की जो रेजिमेंट है उसमें थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लैना सिंह पूछता है कि क्यों साहब, हमारा हिंदुस्तान जाना कब होगा? अब देखो नकली लेफ्टन साहब बन के जो जर्मन सिपाही आए वो कह रहे कि लड़ाई खत्म होने पर। क्यों, क्या यह संदेश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के मजे यहाँ कहाँ। याद है पार साल नकली लड़ाई के पीछे आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। यानी लैना सिंह कहता है कि 5 साल बाद में जब हम लड़ाई के बाद में हम जगाधरी जो जंगल है वहाँ पर या जिले में हम शिकार करने गए थे। तो नकली लेफ्टन साहब देखो क्या जवाब, हाँ वही, जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने को गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था न? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2 फुट के तो होंगे। तो मित्रों, यहाँ पर जो नकली लेफ्टन साहब ने उसने कहा कि उस नीलगाय के सींग जो 2 फुट के तो होंगे। बस यही बात लैना सिंह को उन पर शक करने को मजबूर कर देती है। हाँ लैना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई लेके आता हूँ, कहकर लैना सिंह खंदक में घुस गया। अब उसे संदेह हो रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीर सिंह। हाँ, क्यों लैना, क्या कयामत आ गई? जरा तो आंख लगने दी होती। अब मित्रों यहाँ से चौथा पार्ट शुरू होता है। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टन साहब की वर्दी पहन करके आई है। उसने कहा कि क्या कयामत आ गई? तो फिर वो कहता है लैना सिंह कि हाँ होश में आओ, कयामत आई है, और कयामत भी लेफ्टन साहब की वर्दी पहन करके आई है। क्या? लेफ्टन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा, बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो फिर वो पूछता है कि अब क्या करना है? अब मारे गए धोखा है। सूबेदार होरा और कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी तक बहुत दूर नहीं गए होंगे। यानी जो नकली लेफ्टन साहब आया था उन्होंने सूबेदार को दूसरी खंदक की तरफ भेज दिया था। और अब देखो आगे, सूबेदार से कहो एकदम लौट आए, खंदक की बात झूठी है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न खदके, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म, जमादार लैना सिंह ने इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, तुम कैसे क्या करोगे?
8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। यानी लैना सिंह ने कहा कि एक एक अकालिया, अकालिया यानी भूखा शेर जो सिख होता है वह 1.25 लाख के बराबर होता है, तो तुम जल्दी से यहाँ से जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लैना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों को एक तार सा से बांध दिया। तार के आगे सूत की गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखने लगे। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लैना सिंह ने साहब की कुनी पर तान दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लैना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर दे मारा और साहब आंख मीन गोट कहते हुए चित्त हो गए। यानी लैना सिंह ने जो नकली लेफ्टिनेंट साहब आए थे उनकी अपनी बंदूक से वार किया और वो चित्त हो गए। लैना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके। साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया, जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लैना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत से बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यानी सबसे पहली बात तो ये सीखी सिगरेट पीते हैं। ये सीखा कि जगादारी के ज़िले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। ये बात लेफ्टिनेंट साहब कह रहे थे कि मुसलमान जो खानसामा है मूर्तियों पर जल चढ़ाते। ये बात होने पर भी लैना सिंह को शक हो गया था। और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते, पर ये तो कहो ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिन डेम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते। यानी बिना देखे, जब तक वो बिना शब्दकोश देखे एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते थे। लैना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लैना कहता गया, 4 लाख तो बड़े हो, पर मांझे का लैना इतने बरस से लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों को बच्चों के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर उनमें से विमान चलाने की विद्या जान गए। गो को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद हो जाएगी। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलूराम भी डर गया था। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूड़ दी और गांव के बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो तुम्हारी खैर नहीं। साहब की जेब में से पिस्तौल चला। लैना की जांग में गोली लगी। इधर लैना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुन सब दौड़ आए। यानी जो बेहोश हो गए थे लेफ्टिनेंट साहब, उन्होंने अपनी जेब से पिस्टल निकाली और लैना की ओर चला दी। वो पिस्टल से जो गोली निकली लैना की जांग में लगी। उधर लैना ने भी अपनी पिस्टल से साहब की कपाल क्रिया कर दी। बड़ा धमाका हुआ, सब दौड़कर आ गए। बोधा चिल्लाया, क्या है? और जो अंदर बोधा सो रहे थे वो चिल्लाता है कि क्या है? तो लैना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। औरों से सब हाल कह दिया। यानी बोधा सिंह को तो कहा है कि कोई हड़का हुआ कुत्ता आया था, उसे मार दिया। और बाकी जो लोग थे उनसे सारी बातें कह दी। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लैना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियों पर कसकर बांधी। घाव मांस में था,
पट्टियों को कसने पर लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ से पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ से 8 यानी लेना सिंह तक मार रहा था, वहाँ खड़ा था और लेटे हुए थे। वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसते आते थे। थोड़े से मिनटों में सबके सब सिमट गए। अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी फतेह, वाह गुरुजी खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर से जर्मन की पीठ पर पड़ने लगे। ऐसे एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आ गए और आगे से लैना सिंह ने भी बरसात शुरू कर दी। बरसाते थे और सामने से लैना सिंह के साथी के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिख दी फौज आई, वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत रहे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार निकल गई। लैना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया, बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लैना सिंह को दूसरा घाव भारी हो गया है। यानी पहला घाव उनकी जांग में लगा था, दूसरा घाव उनकी पसली में लगा। उसने उस घाव में वहाँ की मिट्टी को भर लिया, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चली कि लैना सिंह को जो दूसरा घाव लगा है वो बहुत गहरा लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणापदेशाचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि में बूटों के चिपक रही थी। जब मैं दौड़ा दौड़ा के सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लैना सिंह ने सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सबके सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार लैना सिंह की जांग में पट्टी बंधवाने चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लैना को छोड़कर सूबेदार जाते न थे। यह देख लैना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी की सौगंध है, जो इस गाड़ी में न चले जाओ। तो उसने लैना सिंह ने सूबेदार जी लैना को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन लैना सिंह ने कहा कि तुम्हें अपने पुत्र बोधा की सौगंध है, अपनी पत्नी सूबेदारनी की सौगंध है, तो तुम भी इसी गाड़ी में चले जाओ। तो सूबेदार जी कहते हैं कि और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। अच्छा, पर यानी सूबेदार जी कहते हैं कि अच्छा, पर अपना ध्यान रखना। बोधा गाड़ी पर लेट गया था, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदार जी ने होरा को चिट्ठी लिखो और मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था। मित्रों, यह है कहानी का शीर्षक। मैंने कर दिया है। यानी लैना सिंह ने सूबेदार जी से कहा कि तुम उनको एक चिट्ठी लिखना और मेरा मत्था टेकना कहना। और
घर जाने के बाद उनसे कहना कि उन्होंने जो कहा था या उसने जो कहा था मैंने कर दिया है। अब मित्रों यहाँ से ये कहानी फ्लैशबैक शैली में शुरू होगी। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार चढ़ते चढ़ते लेना का हाथ पकड़कर, मैंने तेने मेरे और बोदा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही चलेंगे, साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी को तो तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लेना सिंह लेट गया। वजीरा सिंह पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगती है। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लैना सिंह 12 वर्ष का है। अब उसके पीछे वाली बात, जिस दिन वो लड़का और लड़की दुकान पर मिले थे, वो बात अब उसके दिमाग में बार बार रिपीट हो रही है। यानी पीछे की घटनाएं उसके सामने अब नाच रही है। तो उस समय लैना सिंह 12 वर्ष का था। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं, और उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। मित्रों, कहानी में आपसे पूछा जा सकता है कि लड़का और लड़की जब पहली बार मिले थे तब उनकी उम्र क्या थी। तो लड़के की उम्र 12 वर्ष और लड़की की उम्र 8 वर्ष थी। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धत्त कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम फूलों वाला सालू। सुनते ही लैना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे, यानी बार बार वो वजीरा सिंह उनके पास में है, बार बार वो कराते रहते हैं और वजीरा सिंह को पानी पिलाने के लिए कहते रहते हैं। 25 वर्ष बीत गए। मित्रों, अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि वजीरा सिंह कितने वर्ष बाद में सूबेदारनी से मिला था। तो 25 वर्ष बाद आप इस बात को याद रखिएगा। अब लैना सिंह नंबर 77 रेफल्स में जमादार हो गया। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान नहीं रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया था। यानी सेना में भर्ती होने के बाद वो 6-7 दिन की छुट्टी लेकर के अपने घर गया था। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोदा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। सूबेदार को उससे बहुत चाहता था। लैना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। यानी उन्हें 7 दिन की छुट्टी में जैसे वो घर जाते हैं तो घर जाने के बाद उन्हें एक चिट्ठी मिलती है कि अब सेना लाम पर जाएगी तो इसलिए फ़ौरन चले आओ। उधर से सूबेदार हजारा सिंह भी लैना सिंह को चिट्ठी लिखते हैं कि हम बोदा सिंह और मैं भी लाम पर जाएंगे तो इसलिए हमारे घर से होते हुए जाना। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े से निकल कर आया, बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है। यानी जब लैना सिंह पहली बार सूबेदार हजारा सिंह के घर गया तो उनकी जो पत्नी थी सूबेदारनी, उसने लैना सिंह को देखकर कहा कि मैं इसे जानती हूँ। तो सूबेदार जी ने कहा कि ये तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। लैना सिंह भीतर पहुँचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लैना सिंह चुप। मुझे पहचाना? यानी सूबेदार ने कहा कि मुझे पहचाना? लैना सिंह ने जवाब दिया, नहीं। अब जो सूबेदारनी है वो कहती है, तेरी कुड़माई हो गई, धत्त कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। अमृतसर में भावों की टकरार से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। और ये बात भी उसे याद आ गई कि सूबेदार ने कहा कि आपने कहा था कि तुम्हारी कुड़माई हो गई और मैंने कहा था कि धत्त कल हो गई। तो ये बात याद आते ही फिर से वो घायल
लैना सिंह फसली का जो घाव था उसे वो कराहता है। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। यानी फिर वो कहता है कि उसने कहा था, यानी सूबेदारनी। और वहाँ से रवाना होते समय सूबेदार ने उनसे भिक्षा रूप में मांगा था कि तुम मैं कहूँ वो काम करना। और ये स्वप्न चल रहा था। सूबेदारनी कह रही थी, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायपुर के में ज़मीन दिए। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घगरिया पलटन न बना दी तो जो मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में है भर्ती, उसे एक ही वर्ष हुआ, उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान से बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों से बच गए थे, चले गए थे। मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया और ऐसे ही इन दोनों को बचाना मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। जब लैना सिंह, सूबेदार वजीरा हजारा सिंह और लैना बोदा सिंह वहाँ से यानी लाम पर जाने से पहले रवाना होते हैं तो सूबेदारनी ने उनसे यही कहा था कि मैं आपके आगे आंचल पसार कर भिक्षा मांगती हूँ कि जिस प्रकार आपने मेरी लाज रखी थी, मेरी रक्षा की थी, वैसे ही इन दोनों की रक्षा करना। रोती रोती सूबेदार ने ओबरी में चली गई। लैना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। यानी उसने कहा था, ये शब्द बार बार सूबेदारनी के लिए आए हुए हैं। और लैना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब वो पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लैना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह। अब देखो लैना सिंह इतनी बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसका जो सोचने की क्षमता थी वो इतनी गहराई तक जा पहुंची कि उसे वजीरा सिंह का ध्यान ही नहीं रहा। और वह कीरत सिंह की यानी वजीरा सिंह की गोद को कीरत सिंह की गोद समझ बैठता है, यानी अपने भाई की गोद समझ बैठता है। वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर लो, अपने पट्ट पर मेरा सिर रख लो। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दो बस। अब के हाड़ में ये आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। यानी लैना सिंह कह रहा है कि जिस महीने में तुम्हारे भतीजे का जन्म हुआ था उसी में मैंने ये लगाया था। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। तो ये वाला तो हमने पढ़ लिया। अब वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। यानी लैना सिंह की बातें सुनकर के वजीरा सिंह के आंसू टपक रहे थे। कुछ दिन लोगों ने अखबारों में पढ़ा, यानी कुछ दिनों बाद लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि फ्रांस और बेल्जियम की 77वीं यानी 65वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लैना सिंह। यानी कुछ दिनों बाद में अखबार में यह खबर छपी कि फ्रांस और बेल्जियम की जो 67वीं सूची है, यानी 67वीं सूची है, उसके मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लैना सिंह। तो मित्रों यहाँ पर अपनी कहानी पूरी होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में उसने कहा था कहानी के सभी प्रश्न। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा। और इसी प्रकार हम उजाले के मुसाही, पटाक्षेप नहीं होगा आदि कहानियों को भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।